आज बुलेटिन में सबसे पहली खबर जो हम आपको समझाने वाले हैं वो होगी तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा क्यों मिली, ये हम आपको विस्तार से समझाएंगे। दूसरी खबर होगी फरक्का जल संधि के विरोध में क्यों है जेडीयू, इसकी वजह हम समझाएंगे। तीसरी खबर होगी बिहार में रोजगार बढ़ाने का सरकार का नया प्लान समझिए। और चौथी खबर में हम बात करेंगे ईओ विमल हत्याकांड में बड़ा खुलासा, कातिल कौन, ये विस्तार से आपको समझाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और सबसे पहले बात, करीब 13 साल पुराने चर्चित तरुण तेजपाल यौन उत्पीड़न मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने गोवा की ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें मई 2021 में तरुण तेजपाल को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने गोवा सरकार की अपील स्वीकार करते हुए तरुण तेजपाल को दुष्कर्म और महिला की मर्यादा भंग करने का दोषी ठहराया। उन्हें 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद तरुण तेजपाल ने कहा कि वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। लोग अभी इसको अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। हम लोग बिल्कुल नाखुश हैं इस जजमेंट से। हमें लगता है कि बेंच ने हमारा जो एक्चुअल मटेरियल था, एविडेंस था, उसको अप्रिशिएट नहीं किया है। तो हम लोग उसको अपील कर देंगे और आपको बता के देंगे कि क्या हो रहा है। तो उससे पहले अगर अपील होगा तो अपील होगा, वो तो टाइम बताएगा ना। आपको एडवांस में कैसे हम बता दें बॉस? कितना टाइम दिया अभी 4 हफ्ते के लिए। और अब आपको पूरी खबर विस्तार से समझाते हैं। पूरा मामला क्या है ये सब कुछ आप समझिए और अब आप खबर तो समझिए। तरुण तेजपाल को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दे दिया है। यानी जो फैसला आया उसमें तरुण तेजपाल दोषी करार दिए गए हैं और इसी के तहत उन्हें सजा भी दी गई है। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं। तरुण तेजपाल को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दे दिया है। अगर आपको पता नहीं है कि तरुण तेजपाल कौन है तो सबसे पहले हम आपको यही बता देते हैं कि आखिर तरुण तेजपाल कौन है और उन पर क्या आरोप लगे थे, कोर्ट ने आखिर ये सख्त फैसला क्यों सुनाया है, ये हम आपको समझाने वाले हैं। तो पहले आप जानिए कि तरुण तेजपाल कौन है। तो आपको बता दें कि तरुण तेजपाल तहलका मैगजीन के पूर्व संपादक रह चुके हैं और इन पर 2013 में यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था। इसी मामले में अब ये दोषी पाए गए हैं। अब आप खबर समझिए कि पूरा मामला क्या है। तो 18 नवंबर 2013 में ये मामला सामने आया था। तहलका के पूर्व संपादक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था। एक कार्यक्रम के दौरान यौन उत्पीड़न का आरोप पूर्व संपादक पर लगा, यानी जूनियर सहयोगी ने ये और यौन उत्पीड़न का आरोप तरुण तेजपाल पर लगाया था। बताया जाता है कि होटल की लिफ्ट में जूनियर के साथ यौन उत्पीड़न की गई थी, ये आरोप लगे। तेजपाल ने एक ईमेल भेजकर पीड़िता से माफी मांगी। फिर 22 नवंबर 2013 को गोवा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, जिसके बाद 30 नवंबर 2013 को तरुण तेजपाल की गिरफ्तारी हुई। फिर जुलाई 2014 में सुप्रीम कोर्ट से नियमित जमानत उन्हें मिल गई। मई 2021 में सत्र न्यायालय ने आरोपों को से बरी कर दिया। फिर गोवा सरकार ने फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला पलटते हुए तरुण तेजपाल को दोषी ठहरा दिया है। रेप के मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। अब ये सवाल होगा आपके मन में कि आखिर हाईकोर्ट में ट्रायल कोर्ट का फैसला क्यों पलटा गया, किस आधार पर पलटा गया। तो अब आप ये भी समझ लीजिए। देखिए, हाईकोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने सबूतों पर कम ध्यान दिया और पीड़ित महिला के व्यवहार पर ज्यादा ध्यान दिया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने तेजपाल के माफी वाले ईमेल को सही अहमियत नहीं दी, जो कि इस केस में एक बड़ा सुराग था। सुनवाई के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने तेजपाल को आईपीसी की 4 धाराओं के तहत दोषी माना, जिसमें धारा 376(2)(f), धारा 376(2)(k), धारा 354(a) और धारा 354(b) के तहत तेजपाल को कोर्ट ने दोषी पाया है।
अब ये धाराएं रेप, यौन उत्पीड़न से संबंधित हैं। हालांकि तरुण तेजपाल का कहना है कि वो इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में अब इस फैसले को चुनौती दी जाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की। राज्यसभा में आज जेडीयू सांसद संजय झा ने फरक्का जल संधि का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2026 में 1996 की फरक्का जल संधि के नवीनीकरण से पहले बिहार के जल हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा फरक्का जल संधि का फिर से रिन्यूअल नहीं किया जाए, इसमें बिहार के हितों की अनदेखी हो रही है। संजय झा ने आगाह किया कि यदि नई संधि में बिहार के हितों का समुचित ध्यान नहीं रखा गया तो भविष्य में जल संकट और गहरा सकता है। इसलिए केंद्र सरकार से नई संधि में बिहार की दीर्घकालिक आवश्यकताओं को शामिल करने की मांग की गई। तो मैं भारत एवं बांग्लादेश के बीच वर्ष 1996 में संपादित फरक्का वाटर ट्रीटी की वैधता 12 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रही है। इस संदर्भ में बिहार की दीर्घकालिक वाटर सिक्योरिटी, डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट एवं जल संसाधन संबंधी आवश्यकताओं का समुचित समावेशन किए बिना इस ट्रीटी का रिन्यूअल राज्य के व्यापक हितों के प्रतिकूल होगा। क्लीन पीरियड के दौरान बिहार को जल उपलब्धता में निरंतर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। दक्षिण बिहार के अनेक क्षेत्रों में ग्राउंड वाटर लेवल लगातार गिर रहा है। सिंचाई एवं ड्रिंकिंग वाटर की समस्या बढ़ रही है तथा राज्य को बार बार जल संकट का सामना करना पड़ता है। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि फरक्का वाटर ट्रीटी 1996 का रिन्यूअल न किया जाए। दोबारा इंडिया बांग्लादेश का ये फरक्का ट्रीटी दोबारा रिन्यूअल न हो, वो देश के इंटरेस्ट के खिलाफ है, खास करके बिहार के इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो ये मांग संजय झा ने क्यों उठाई है, फरक्का जल संधि क्या है, ये सब कुछ विस्तार से आपको इस खबर में समझाते हैं। अब आप खबर तो समझिए और सबसे पहले आप समझिए कि क्या है फरक्का जल संधि। तो भारत बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के पानी पर एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। 12 दिसंबर 1996 को नई दिल्ली में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। यह समझौता 30 साल के लिए मान्य है, यानी 12 दिसंबर 2026 को जल संधि का रिन्यूअल होना है। अब इस समझौते के तहत अगर गंगा नदी का पानी 70,000 क्यूसेक या उससे कम है तो दोनों देश आधा आधा यानी 50-50% पानी बांटेंगे। पानी अगर 70,000 से 75,000 क्यूसेक के बीच है तो बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक पानी मिलेगा और बाकी पानी भारत में रहेगा। और अगर पानी 75,000 क्यूसेक से भी अधिक है तो भारत 40,000 क्यूसेक अपने पास रखेगा और शेष बांग्लादेश को दे देगा। यह समझौता दोनों देशों के बीच जल विवाद को शांति से हल करने की दिशा में एक पहल था, पर जेडीयू सांसद इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं यह भी आप समझ लीजिए। तो सांसद संजय झा ने राज्यसभा में स्पेशल मेंशन के जरिए ये मांग की है और कहा है कि फरक्का जल संधि के रिन्यूअल पर रोक लगाई जाए। नई संधि में बिहार की वाटर सिक्योरिटी शामिल हो, बिहार की विकास संबंधी जरूरतों को भी इसमें शामिल किया जाए। कम जल प्रवाह से बिहार पर असर की चिंता है। कम प्रभाव के वक्त बिहार के कई इलाकों को प्रभावित इससे हो सकते हैं। भूजल और पेयजल संकट की स्थिति भी ऐसे में पैदा हो सकती है, यानी कि पानी का संकट बिहार में गहरा सकता है और भविष्य में बिहार में जल संकट और गहरा हो सकता है। संधि में बिहार की दीर्घकालिक जरूरतों को शामिल करने की मांग संजय झा ने की है। समझौते में बिहार के व्यापक हितों की अनदेखी का आरोप भी संजय झा ने लगाया, यानी पहले जो संधि की गई थी उसमें बिहार को ध्यान में रखकर फैसला नहीं लिया गया था। फरक्का जल समझौते का बिहार की जल सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
बिहार की जरूरतों के हिसाब से नई व्यवस्था बनाने की अपील संजय झा ने सरकार से की है। यानी अब जब रिन्यूअल हो तो इसमें इन चीजों का ध्यान रखा जाए। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार में विकास की गाड़ी को रफ्तार देने के लिए सम्राट सरकार ने लगभग 51,600 करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया, जिसके तहत बिहार को आने वाले समय में स्टील हब बनाने की तैयारी है। इतना ही नहीं, बिहार के गन्ना किसानों के लिए भी सरकार ने बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू करने का फैसला भी लिया है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार में उद्योग को नई उड़ान, गयाजी में लगेगा स्टील प्लांट, मधुबनी का रयाम चीनी मिल होगा गुलजार, विकास को मिलेगी नई रफ्तार। बिहार में उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए सम्राट सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। सीएम सम्राट चौधरी की मौजूदगी में देश की प्रमुख औद्योगिक समूहों के साथ लगभग 51,600 करोड़ रुपए की निवेश के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। और ऐसी कई कंपनियां आने वाले समय में बिहार के स्टील सेक्टर में निवेश करने वाली हैं। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट गयाजी में लगने वाला स्टील प्लांट होगा, जो बिहार के लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। इसके लिए 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बिहार स्टील हब भी बने, जिस तरह के आज एमओयूज हुए, ये प्रतीक है कि यदि 6 से 7 स्टील प्लांट्स हमारे यहाँ लगे, इसका मतलब स्टील का हब भी बनने वाला है बिहार। सिर्फ स्टील ही नहीं, बिहार के विकास में मिठास घोलने की तैयारी भी सरकार कर रही है। करीब 3 दशक से बंद पड़ी मधुबनी के सकरी रयाम चीनी मिल के फिर से गुलजार करने की तैयारी की जा रही है। हम तो लगातार सदन में इस बार के सत्र में भी सकरी चीनी मिल की भी बात की है, लोहट चीनी मिल की जो बकाया है उसकी भी बात मैंने की, और सरकार के माध्यम से कैबिनेट का अप्रूवल भी आ गया कि सकरी और रयाम दोनों चीनी मिलें से चालू की जाएगी। बिहार में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए हैं, जिनसे जनता में उम्मीद जगी है। अब देखना होगा ये योजनाएं जमीन पर उतरने में कितना वक्त लेती हैं। पटना से न्यूज 18 के लिए संवाददाता शैलेंद्र के साथ सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट। तो बिहार में उद्योग को अब नई उड़ान मिलने वाली है और उद्योग के जरिए लोगों को रोजगार पहुंचाने की, रोजगार उपलब्ध कराने की तैयारी सरकार की है। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं, किस तरीके से निवेश बढ़ा और कैसे रोजगार मिलेगा। देखिए, बिहार में रोजगार के लिए सरकार की पहल को आप समझिए। तो बिहार में विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सम्राट सरकार के 2 बड़े फैसले सामने आए हैं। पहला है बिहार को स्टील हब बनाने की पहल और दूसरा है बंद पड़े चीनी मिल को खोलने की तैयारी। अब बिहार को स्टील हब बनाने की पहल को अब आप समझिए। तो गयाजी में बड़ा स्टील प्लांट लगाया जाएगा। बिहार के स्टील सेक्टर में निवेश कंपनियां करने वाली हैं और ये निवेश छोटा मोटा नहीं, लगभग 51,600 करोड़ रुपए का होगा, जिसके लिए एमओयू साइन हो चुका है। अब आप ये समझिए कौन सी कंपनी कितना निवेश करने वाली है। तो श्याम स्टील कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, जो 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसके अलावा दूसरी कंपनी का नाम है शाकंभरी इस्पात एंड पावर लिमिटेड, जो 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है। तीसरी कंपनी है नक्षित आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड, जो 6,836 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है। चौथी कंपनी का नाम है श्री लंगटा बाबा मेटल्स एंड पावर लिमिटेड, 5,500 करोड़ रुपए निवेश करने वाली है। अंकुर स्टील प्राइवेट लिमिटेड, ये भी 6,000 करोड़ रुपए का निवेश बिहार में करेगी। इसके अलावा श्री समृद्धि स्टील प्राइवेट लिमिटेड है, जो 290 करोड़ रुपए का निवेश बिहार में करने वाली है। और अब बंद पड़े चीनी मिल को खोलने की तैयारी वाली खबर को समझिए। तो सकरी रयाम चीनी मिल के फिर से गुलजार होने की उम्मीद है। करीब 3 दशक से बंद पड़ा मधुबनी का ये चीनी मिल फिर से खुलने वाला है। मधुबनी के विधायक माधव आनंद ने इसकी जानकारी दी है।
बताया जा रहा है 20 नवंबर को पीएम मोदी पुनर्धार की आधारशिला रखेंगे। 347 करोड़ रुपए की लागत से सकरी चीनी मिल दोबारा चालू होगा। करीब 5000 लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। हजारों गन्ना किसानों को अपनी फसल का बाजार मिलेगा। मिथिलांचल में एक बार फिर गन्ने की खेती को नई रफ्तार मिलेगी। और अब आप खबर तो समझिए कि बिहार सरकार की इस पहल से बिहार को कैसे फायदा होगा। तो स्टील प्लांट और चीनी मिल में स्थानीय लोगों को सीधा सीधा रोजगार मिलेगा। दूसरे राज्यों में रोजगार की तलाश बिहारियों को नहीं करनी पड़ेगी। बिहार में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। बिहार में विकास की गाड़ी को नई रफ्तार मिलेगी और यही वजह है कि सरकार इसे लेकर आगे बढ़ रही है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। ईओ विमल हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल जिस शख्स पर शहर की व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी थी, उसकी आखिरी यात्रा में उसके साथ ही वही इंसान था जिस रिश्ते पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था। लेकिन पटना जाने वाली उस सड़क पर ऐसा क्या हुआ कि सरकारी गाड़ी में बैठा अधिकारी कभी वापस नहीं लौट सका। एसआईटी जांच में जो कहानी सामने आई है वो किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। ये तो पता चल चुका था कि ईओ की हत्या किसने की, लेकिन कैसे की, क्यों की, शायद ये सुनकर आपको यकीन भी ना हो। एसआईटी की जांच जारी है और हत्यारा ड्राइवर भी गिरफ्तार है और अब उसका कबूलनामा भी सामने आ गया है। जिस सफर की शुरुआत एक अधिकारी और उसके ड्राइवर ने साथ की थी, उसका अंत भरोसे के सबसे दर्दनाक टूटने की कहानी बन गया। अब एसआईटी के सामने आरोपी का कबूलनामा है और उसी के आधार पर पूरी वारदात की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप पूरी खबर समझिए। ईओ विमल हत्याकांड की पूरी कहानी क्या है, ये हम आपको विस्तार से आपको समझाते हैं। और सबसे पहले तो आप ये समझिए कि पूरा मामला क्या है। देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है 1 अगस्त को। 1 अगस्त की रात विमल कुमार डेहरी से पटना लौट रहे थे। औरंगाबाद जिले के बारून थाना क्षेत्र में उनकी हत्या हो गई। शुरुआत में अज्ञात बदमाशों पर हत्या का शक हुआ। बारून थाना में हत्या का मामला दर्ज कराया गया। मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। एसआईटी की जांच में ड्राइवर की भूमिका सामने आई। आरोपी ड्राइवर मिथिलेश कुमार को एसआईटी ने फिर गिरफ्तार कर लिया। अब इस मामले में एसआईटी की पूछताछ के दौरान एक बड़ा खुलासा होने से मामला और ज्यादा गंभीर हो गया है, वो आप समझिए। तो एसआईटी की पूछताछ में ड्राइवर ने क्या बताया वो हम आपको बताते हैं। एसआईटी की जांच में आरोपी ड्राइवर ने कबूल किया है कि छुट्टी और व्यवहार को लेकर ईओ से विवाद हुई थी। उसने इस बात को स्वीकार किया। ड्राइवर ने बताया कि डेहरी से पटना जाने के दौरान दोनों के बीच में बहस हो गई और इसी बहस के दौरान गुस्से में ड्राइवर ने ईओ पर रॉड से हमला कर दिया। सिर पर वार से ईओ विमल कुमार बेहोश हो गए, पर वो यहीं नहीं रुका। ड्राइवर ने बेहोश ईओ पर गाड़ी भी चढ़ा दी और फिर गाड़ी में ईओ को बिठाकर सड़क के किनारे गड्ढे में धकेल दिया और हत्या में इस्तेमाल रॉड को सड़क किनारे पेड़ के पास नहर में फेंक दिया। एसआईटी की पूछताछ में हुए खुलासे के बाद ड्राइवर की निशानदेही पर गोताखोरों ने रॉड बरामद की है। पर कहानी में एक और ट्विस्ट है। अब आरोपी ड्राइवर की पत्नी का आरोप है कि यह कबूलनामा ड्राइवर ने पुलिस के दबाव में आकर दिया है और इतना ही नहीं, सुनियोजित साजिश के तहत फंसाने का आरोप भी ड्राइवर की पत्नी ने लगाया है। अब आप समझिए आगे क्या होगा। तो देखिए, ईओ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रॉड से हमले की पुष्टि की गई है। रिपोर्ट में कार चढ़ाने की भी बात सामने आई। फिलहाल मामले की जांच जारी है। घटनास्थल की जांच की जा रही है। संदिग्ध लोगों का सीडीआर और आईपीडीआर निकाला जा रहा है। डेहरी से घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज की जांच चल रही है। नगर परिषद कार्यालय के कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई। नए तथ्य मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर के एसआईटी काफी गंभीर है और इस खुलासे ने भी सबको चौंका दिया है। बढ़ते आगे। रांची में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ डटे छात्रों के आंदोलन का आज 13वां दिन है।
छात्र परीक्षा रद्द करने और गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं। आंदोलन की तपिश विधानसभा के मॉनसून सत्र तक की पहुंच गई। सरकार ने मांगों को लेकर गंभीरता दिखाई तो वहीं विपक्ष पूरे सिस्टम पर सवाल उठाता दिखा। ये रिपोर्ट देखिए। जेपीएससी जेएसएससी पर घमासान जारी, छात्रों के आंदोलन के 13 दिन पूरे। सड़क से लेकर सदन तक गूंज, सरकार और सिस्टम पर उठ रहे सवाल, समाधान की पहल, वार्ता का इंतजार। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन जारी है। पिछले 13 दिन से डटे छात्रों की मांग है परीक्षा में गड़बड़ी की समीक्षा की जाए और परीक्षा रद्द की जाए। देखिए, जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर के छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आज आंदोलन में क्या कुछ हुआ है ये हम आपको बता देते हैं, यानी आज का अपडेट क्या है। देखिए, परीक्षा गड़बड़ी मामले को लेकर छात्रों का आंदोलन अभी भी जारी है। आज 13वां दिन है, यानी 13वें दिन भी छात्र आंदोलन पर हैं। सीआईडी ने 5 और आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया है और अब तक जो गिरफ्तारी हुई है उसमें आंकड़ा 19 हो चुका है, यानी 19 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। विधानसभा के मॉनसून सत्र में भी आज ये मामला गूंजा। आंदोलन का मुद्दा विपक्ष ने उठाया। विपक्ष ने मास्क पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों से संवाद के लिए सरकार ने मंत्रियों की कमेटी बना दी। 4 मंत्री और 1 वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन सरकार ने किया है। छात्रों ने सरकार के साथ बातचीत के लिए सैद्धांतिक सहमति दी है। अब छात्रों की तरफ से 11 सदस्यों की प्रतिनिधिमंडल तैयार होगी। राज्य सरकार की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। आंदोलनकारी छात्र को सरकार के जवाब का इंतजार है, यानी जब सरकार का जवाब आएगा फिर मुलाकात होगी और तब देखना है कि इस मुलाकात में बात बनती है या नहीं। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।